नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक आदा एग्जाम गुरु पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा दी जा रही सभी क्लासेस की सहायता से आप अपनी तैयारी को और भी अधिक मजबूत बना पा रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी के विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरी कोशिश है कि आपको जितनी अपनी तरफ से आपकी सहायता मैं कर सकता हूं करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो आज की क्लास में उसी सीरीज में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चतुर्थ सेमेस्टर गणित में राजन सीरीज के अत्युलग उत्तरीय प्रश्न। और प्रश्न जो संख्या होगी वो 11 से हमारी आज की स्टार्ट होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन साथियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है जाकर अवश्य देखिएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है सभी के सभी प्रश्न आपके पिछले जो परीक्षाएं हो चुकी हैं चतुर्थ सेमेस्टर की उनमें पूछे हुए प्रश्न हैं। और मैं खास तौर पर पूछे हुए प्रश्नों पर इसलिए विशेष तौर पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हमें ये पता चलता है पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखकर कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल की हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप सभी एक बार अपनी जो बुक है आपके पास या जो भी है प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट है ना, उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालाइज करो, समझो कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उसी पर है ना फोकस करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। कुछ प्रश्न जो छोटे होंगे वो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दूंगा, और जहाँ पर थोड़े से प्रश्न बड़े होंगे जिनकी या लैंग्वेज होगी तो वो आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पर यानी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, तो वहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है समीकरण x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0 को हल कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा प्रश्न है, और इस तरह की समीकरण प्यारे साथियों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से एक बार और एक शानदार प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार जल्दी से एक बार सभी साथी इसको ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके राइट। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, कैसे करके सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला पद होता है, फिर एक्स वाला पद होता है। जो संख्या होती है वो बाद में होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। वैसे तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन उस पर ना जाकर मैं आपके फैक्टर करना आपको सिखा रहा हूं। दोनों तरह से आपका जो सवाल है वो सही माना जाएगा। देखिए, 9 के फैक्टर करोगे तो हम इसको 3 गुणे 3 या 3 तियां 9 बोल सकते हैं। देखो, 3 तियां 9, गुणा करने पर 9 बनेगा, और जोड़ने पर कितना बन जाए, 6, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से मैंने समीकरणों को हल करना सिखाया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आसानी से आप समझ पाओगे। 6 को लिख लेंगे 3 + 3, और बाहर x + 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे बन जाएगा। तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x से गुणा हो गई 3x, x से गुणा हो गई 3x, और माइनस से अंदर गुणा हो गई ये और ये। ठीक, यहाँ से प्यारे साथियों x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर देखो 3 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ x बचेगा। अगर बाहर माइनस है बच्चों तो अंदर आपका साइन बदल जाता है, 3 तियां 9, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3। तो पूरी इक्वेशन से x माइनस 3 अगर बाहर लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस 3 बचेगा। तो हमारे पास देखो फैक्टर बन के आ रहे हैं। ठीक है, x माइनस 3, इसको हम x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, यानी कि x बराबर या x माइनस 3 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो x बराबर यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा।
x बराबर कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। ये हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्यारे साथियों, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये चाहे ना लिखो तो भी आप समझिए 2 फैक्टर आएंगे। मतलब यहाँ से देखो एक x - 3 ये वाला है और x - 3 ये वाला है, तो अगर 0 करेंगे इसको तो x बराबर 3 आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर x - 3 इसको 0 करेंगे तो यहाँ पर भी x बराबर 3 आएगा, तो x का जो मान आ रहा है वो अल्टीमेट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक। बहुत आसान सा सवाल था, कोई डाउट किसी को तो हमें कमेंट करके बता सकता है। फिलहाल हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक प्रश्न आप मान के चलो बच्चों, एक प्रश्न आप मान के चलो कि इस तरह का आपको मिलना ही मिलना है, जिसमें आपके फैक्टर कराए जा रहे होंगे। एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा, ये आप मान के चलिए, ठीक, जिसमें समीकरणों को हल करने के लिए बोला जा रहा होगा, या फिर इस तरह से या तो 2 समीकरण दे रखी होंगी तो वो भी मैंने डिस्कस करा हुआ है, या फिर प्यारे साथियों किस तरह का जिसमें एक समीकरण दे रखी होगी, 2 घात समीकरण, उसको हमें हल करना हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, राइट। अगले सवाल त्रिकोणमिति का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 त्रिकोणमिति का सवाल है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, तसल्ली से बढ़ेंगे, बस आपको हमारे साथ लगातार अंतिम क्षण तक बने रहना है। कई बातें ऐसी होंगी जो आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, इसलिए है ना, अगर आपने पढ़ भी रखा है तो भी आप क्लास को अवश्य एक बार देखें, क्योंकि आपका रिवीजन भी होगा और कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। तो अगला सवाल है हमारे पास cot 45 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 45 अंश और प्लस साइन 90, ठीक है। इसको हल करना है, इसको हल करना है। ये DLED 2019 में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आसान सवाल है। देखिए cot 45, ये तो सब तभी सॉल्व करवाओगे ये सवाल, और प्यारे साथियों एक सवाल आपको मिलना ही मिलना है। तो अगर हम तरीके से पढ़ें, अगर हम तरीके से पढ़ें तो बहुत आसानी से कम मेहनत करने के बावजूद भी हम पूरा का पूरा यानी 25 आउट ऑफ 25 स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन हमें तरीके से सही ढंग से मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तभी मैं कहता हूं कि पेपर्स को देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। यकीन मानो अगर आपने जितने भी पेपर हो चुके हैं 4th सेमेस्टर गणित के, सभी के सभी पेपर लगा लिए, तब भी आप आसानी से पास हो सकते हो, क्योंकि उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। बस मान रखना होता है, cot 45 का मान होता है 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर भी लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। ऐसे cos 45 का मान भी 1/√2 होता है और यहाँ पर भी अपन लोग स्क्वायर लगा देंगे, और साइन 45 का मान होता है बच्चों 1, राइट। बहुत बढ़िया। चलो ये 1/√2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी 1/2 हो जाएगा और प्लस आपका 1, राइट। 1 और 1 कितना, ये तो 2 हो जाएगा। इधर ये माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये माइनस, देखो 1/2 1/2 कितना, आधा और आधा 1 हो जाएगा। लेकिन होगा किसका, ये माइनस माइनस का है तो माइनस का ही होगा। 2 - 1 यानी कि 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही हल करना था। तो 1 नंबर में इतने इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको टेबल पता। देखो त्रिकोणमिति में, मैं त्रिकोणमिति में कह रहा हूँ 99.99% चांस इस बात के हैं कि आपके केवल बस वैल्यू ही पुट करा रहा होगा। और वैल्यू से मतलब जो मैंने टेबल आपको बताई है कि साइन की जितने भी एंगल हैं उस पर कैसे करके मान बनाते हैं, कॉस के मान कैसे बनाते हैं, सब कुछ मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। आप प्लेलिस्ट चेक करो, क्लासेस को देखो, और अपनी जो बुक है ना, जो भी आपके पास किताब है, सीरीज़ है, जो भी है, उससे जितने ज़्यादा प्रश्न लगा पाओगे उतना ही आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ हम भी गणित सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मुझे खुशी होती है कि आप सभी लगातार कमेंट्स, आप देखेंगे हर वीडियो पे लगातार कमेंट्स आपके द्वारा आ रहे हैं कि सर हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है,
तैयारी करने में हमारा डर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आपको लगने लगा है कि हाँ, हम भी गणित सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ये तो शुरुआत है। अभी हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यकीन मानो, उसके बाद आपको पता है यूपी टेट की जो हमारी सीरीज चल रही, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ सी टेट को भी साथ में लेकर चलेंगे। मज़ा आ जाएगा। बस हमारे साथ लगातार आपको जुड़े रहना है। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बढ़िया प्रश्न है, कुछ नया सीख के जाओगे, मजा आ जाएगा। देखो इस सवाल में आपको, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, हमें बताना है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो इसमें से घटाई जाए, इसमें से घटाई जाए, और जो घटाने के बाद संख्या बचे या शेषफल बचे वो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग से मतलब जैसे 9 की बात करेंगे तो 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये 3 का वर्ग है। ठीक, पूर्ण वर्ग का मतलब 3 का वर्ग का मतलब कितना? 9 हो सकता है। ठीक, 4 का वर्ग कितना हो सकता है? 16। मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए। जैसे 25 है तो ये इसका वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। 36 है, इसका वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। तो ये संख्या अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन कहना है कुछ घटाया जाए, कुछ ना कुछ घटाने पर जो शेषफल बचेगा वो हमारा पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। बात समझ में आ रही? यानी ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो इसमें से घटाई जाए, घटाने के बाद जो संख्या मिले उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आए। ठीक, तो एक काम करते हैं, इस सवाल को हम अभी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, है ना। कई बार हमें एग्जाम्पल्स की सहायता लेनी पड़ती समझाने के लिए। मैंने बोला बताओ ये 53 कोई संख्या है, मैंने बोला इसमें से ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए। जो क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि ऐसा क्या घटाया जाए इससे जो संख्या बचे वो हमारा उसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल आए। तो क्या इसका वर्गमूल निकालोगे? वर्गमूल ही तो निकालोगे। वर्गमूल के साथ सत्य कितना? 49। कितना बचा? 4। यानी कि अगर जो शेषफल कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। अगर हम 53 में से 4 घटा दें, यानी कि जो 4 घटाएंगे तो जो 49 बचेगा ये हमारा क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। किसका होगा पूर्ण वर्ग? 7 का होगा। यह हम कह सकते हैं इसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल आएगा। ये 53 जो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, 53 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन कह रहे कितना घटाएं हम, बताओ। तो कितना घटा दें? 4 घटा दें 53 से। 53 4 घटाएंगे तो हमारा जो बचेगा वही तो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। तो हमसे पूछना है इसमें से क्या घटाएं। तो तरीका क्या है? इसका वर्गमूल निकाला जाए। बात सबको समझ में आए? तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा, यहाँ पर ये जो बचेगा, मतलब शेषफल नहीं, जो हमारा वर्गमूल निकालेंगे तो जो बचेगा, अगर ये नहीं बच रहा होता तो पूरा का पूरा वर्गमूल निकल रहा होता तो पूर्ण वर्ग होता। लेकिन 4 बच गया, यानी 4 एक्स्ट्रा है इस संख्या में, तो 4 घटाना पड़ेगा। वही हमसे पूछा क्या घटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लो। मान लो मैंने बोल दिया 70, ठीक है, तो 70 का वर्गमूल निकालो तो आपका 8 कितना आएगा? 64 आएगा। 64 तो कितना घटाना पड़ेगा? 6 बच रहा है, ये 6 बच रहा है तो 6 घटाना पड़ेगा इससे। तो 70 में 6 घटाओगे 64 बच जाएगा। 64 हमारा पूर्ण वर्ग होता है। तो बेहद आसान सी बात आपको समझ में आ रही है। अल्टीमेट हमें जो फोकस करना है बच्चों, किस पे फोकस करना है? हमें यहाँ पर वर्गमूल क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों फटाफट से वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालने का तरीका होता है, जोड़े बनाते हुए चले जाते हैं। जोड़े में हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, 19 में पढ़ेंगे। तो 4 चौक 16, 4 चौक कितना? 16। तो 16 कितना बचा? 3 बचा। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, पूरा का पूरा जोड़ा उतारते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जोड़ा उतारते हैं। 4 जो हम भागफल में लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, वही यहाँ पर हम ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 और 4 8। अब यहाँ पर जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे, जितना यहाँ उतना यहाँ। तो अगर 3 लिखेंगे 4 अट्ठे 32, 4 जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक, तो कितना? 14 में 6 जाएगा 8, 3 में 3 जाएगा 0। इतना बच रहा है। हमने ये जितना यहाँ लिखा है
उतना इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 88। अब अगला जो पेयर है वो उतार लेंगे। तो 800 यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो 881 हो जाएगा। बताओ बात सबको समझ में आ रही? तो कितना बचा 10। ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है यानी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, यानी कितना घटाना पड़ेगा इससे, यानी कि 10 घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। बात सबको समझ में आ रही है? देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको वर्गमूल निकालना भी सिखाया है, लेकिन आपको क्लास देखनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैं प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूँ, आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। बात क्लियर है? जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझना है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिए। चलो आगे प्रश्न पे चलेंगे। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है। चलो इसको भी फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बहुत आसान प्रश्न है ये भी। हालांकि क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? x² माइनस x माइनस 7 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब इस सवाल में 7 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर ये बन ही तो कहलाएगा, जोड़ने घटाने पे बन आना चाहिए। तो 7 के गुणनखंड केवल 1 और 7 ही तो हो रहा है, तो 7 एकम 7, यहाँ पर बन आएगा ही नहीं, तो गुणनखंड करने पर नहीं बन रहा है। जब गुणनखंड बन करने पर ना बने तो हम लगाएंगे श्रीधराचार्य। ठीक है, कौन सा? श्रीधराचार्य लगाएंगे। ये क्या होता है? ये होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। समझ लेना, ज़रा परेशान नहीं होना इसको लेकर। और अपॉन में क्या होता है 2a। अब ये b² 4ac क्या है? देखिए होता क्या है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। यहाँ बराबर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर a कितना आएगा? a कितना कहलाएगा? a यहाँ पर देखो x² सेम है तो a कहलाएगा हमारा 1, और b कितना कहलाएगा? b हमारा यहाँ पर देखो 1 है लेकिन माइनस का साइन है तो -1 कहलाएगा। c कितना कहलाएगा? -7। कितना कहलाएगा? -7। बात सबको समझ में आ रही? ये द्विघात समीकरण होती है, x² प्लस bx प्लस c, ये रूप होता है। ठीक है, तो x² सेम है तो a कितना कहलाएगा? यहाँ पर 1, b कितना कहलाएगा? -1 कहलाएगा, c कितना कहलाएगा? -7 कहलाएगा। अब यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। b कितना रखोगे? माइनस, तो माइनस तो पहले से ही है, -1 हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस माइनस रूट b² यानी -1 का होल स्क्वायर और -4। a कितना है? 1, और c कितना है? -7। ठीक, तो अब आसानी से हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस। अच्छा, अपॉन में 2a भी तो लिखोगे, अपॉन में 2a भी तो लिखोगे। 2a का मतलब इस तरह से, तो यहाँ पर आपका ये 1 बन जाएगा और प्लस माइनस -1 का स्क्वायर ये 1 बन जाएगा, 4 सत्ते 28 बन जाएगा, और माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, अपॉन 2 एकम कितना बन जाएगा? 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट 29 और अपॉन कितना? 2। ये क्या होगा? आंसर होगा। थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है, थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है, बहुत ज़्यादा इसको देखकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये श्रीधराचार्य फार्मूला कब लगाते हैं? जब हमारे गुणनखंड ना हो रहे हों, इस संख्या के गुणनखंड ना हो के मतलब बीच वाला यहाँ पे पद ना बन रहा हो। बहुत आसानी से क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac होता है, और अपॉन में कितना होता है? 2a। बस यहाँ पे तुलना करना, यानी ये पता होना चाहिए x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का ये रूप बन रहा है, तो a बराबर 1 कहलाएगा, b बराबर -1 कहलाएगा और c बराबर -7 कहलाएगा। इसमें रख देना है तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसा सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, पूछा हुआ सवाल है, लेकिन परेशान नहीं होना है कि आप देख के परेशान हो जाओ। बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं किसी को? चलो अगले सवाल पे चलेंगे प्यारे महारथियों, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? ये थोड़ा सा वही त्रिकोणमिति का सवाल है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15, मैंने कहा नहीं इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। sec 30 -2 cot 45 और प्लस -4
अपॉन 4√3 साइन 30 और प्लस 2 कॉस 0 अंश। इसका मान ज्ञात करना है। देखो मैं कह रहा हूं हर बार एक सवाल अवश्य पूछा जाता है इस तरह का, जिसमें आपको बस वैल्यू पुट करनी होती है एंगल पर जाकर और सीधे सीधे आंसर बन जाता है। sec 30 का मान क्या होगा? sec 30 cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3 होगा। माइनस cot 45 का मान 1 होता है, ठीक है। अच्छा ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -4/√3 और साइन 30 का मान होता है 1/2, गुणे में आ जाएगा, प्लस 2 कॉस 0 का मान होता है 1, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलो 2 से काटो, 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कितना हो गया? 0, ऐसे बोल सकते हैं। तो 2 एकम 2 ये माइनस का बन रहा है और प्लस 2 एकम 2 प्लस का बन रहा है, तो ये 2 - 2 कितना हो गया? 0 आंसर हो गया। 0 हमारा आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है, बस वैल्यू पुट करी मैंने, कुछ नहीं करा। ये 2/√3 माइनस का बन रहा है, 2/√3 प्लस का बन रहा है, कैंसिल हो गया। ऐसे 2 एकम 2 ये माइनस का बन रहा है, ये प्लस का बन रहा है, कितना हो गया? 0 हो गया। है ना आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 है क्या? प्यारे महारथियों, प्यारे साथियों, लगातार हमारे साथ बने रहो। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाने से, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो यकीन मानो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। आपकी मेहनत जो आप थोड़ा सा ट्रस्ट हम पर कर रहे हैं, थोड़ा सा विश्वास कर रहे हैं, उसका आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे प्यारे महारथियों। 2 सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे? देखिए 2 सिक्का उछाले जाएंगे तो या तो हेड, दोनों पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों पर टेल आ सकता है, या एक पर हेड दूसरे पर टेल, मतलब पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर हेड टेल और दूसरे पर हेड आ सकता है। ये 4 आपके परिणाम प्राप्त होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 4 परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत ही आसान सी बात यहाँ पर बात समझ में आ रही है। तो 2 सिक्का उछालोगे प्यारे साथियों तो क्या होगा? 4 परिणाम प्राप्त होंगे। या तो दोनों पर हेड ऐड आ रहा होगा, आपने 2 सिक्के उछाले तो दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, या एक सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, इस तरह से बन जाता है। ठीक, आसान सवाल था ये, किसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 17 की तो ये अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 1 नंबर में तो बहुत आसान सवाल आना है। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई का मतलब ये शंकु बनता है, तो शंकु ये हमारे पास है। तिरछी ऊंचाई का मतलब ये वाली जो एल होती है ये 21 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। और कह रहे हैं त्रिज्या का मतलब आर, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपसे पूछा गया है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या है? πr/l होता है। ये सवाल है, जल्दी से बताओ कितना आंसर हो जाएगा। फटाफट से वैल्यू पुट करो सभी महारथी, जल्दी से बताओ। अब तो कर लोगे भाई, अब तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बताओ जल्दी से। हाँ भाई, आसान सवाल है भाई। शंकु का आयतन तो होता है 1/3 πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। पाई का मान कितना? 22/7, राइट, ओके। आर कितना? 8, और एल कितना अभी हमने लिखा है यहाँ पर 21। 7 तियाँ कितना? 21, ओके। तो 22 तियाँ होता है 66, और 66 की गुणा किससे होगी? 8 से। 8 × 48, 4 हासिल, 8 × 48, 4 52, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, 528। बिल्कुल, बहुत आसान सवाल, आप समझ पा रहे हैं। तो 1 या 2 प्रश्न, आप 2 प्रश्न मेंसुरेशन से यकीन मानो 2 प्रश्न 1 नंबर में मिलेंगे। दो प्रश्न कैसे मिलेंगे? एक प्रश्न तो आपका बहुविकल्पीय में आएगा और एक प्रश्न आपका अतिलघुत्तरी में। अब सर 2 कैसे आएंगे? देखिए, मेंसुरेशन की बात करते हैं हम लोग तो आपको वृत्त पढ़ना होता है, शंकु पढ़ना होता है, बेलन पढ़ना होता है, और क्या वर्ग पढ़ना होता है, आयत पढ़ना होता है,
समचतुर्भुज पढ़ना होता है, समलंब चतुर्भुज पढ़ना होता है। तो ये इनसे एक प्रश्न, दो प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे और एक प्रश्न आपका जो लघु उत्तरीय में है 2 अंकों का आएगा। तो कुल मिला के 4 अंक आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न तो बहुत आसान, जिसमें सीधे सीधे फार्मूला लगाकर आपसे मान पूछा जा रहा होगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, हर एक टॉपिक पढ़ाया, जाके देख सकते हैं। चलो अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आसान सा सवाल है, वर्गमूल और घनमूल निकालना है और उसकी गुणा करनी है। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, 343 इसका घनमूल निकालना है और उसकी गुणा कर देनी है 576 और इसको सरल कीजिए। 2018 बीटीएस में पूछा हुआ सवाल है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल निकालने के लिए फैक्टर करेंगे तो ये 7 से कटेगा केवल, 7 चौक 28, 7 नेम 63, 7 49, ठीक इसके फैक्टर हो गए। 576 के फैक्टर करेंगे तो चाहे 2 से काट लो, तो 4 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से कैंसिल कर लो। हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका वर्गमूल, लेकिन फिर भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। 144, 2 से काटोगे 72, 2 से काटोगे 36, 2 से काटोगे 18, 2 से काटोगे 9, 3 तियाँ कितना 9। तो वर्ग देखो घनमूल में तो 3 संख्याओं में से एक संख्या लेनी है, वर्गमूल में 2 2 2 और 2 संख्याओं में से। तो इसका तो घनमूल कितना हो जाएगा 7, इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्गमूल निकालेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर ये बन रहे हैं। तो एक संख्या यहाँ से यानी 2, एक संख्या यहाँ से यानी 2, एक संख्या यहाँ से यानी 2, एक संख्या यहाँ से यानी 3, 1 2 3 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है। तो अब गुणा कर लो 7, वैसे कितने का हो रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 का। ये कितने का वर्ग, देखो इसका वर्गमूल कितना आ रहा है 24 आ रहा है। 24 गुणा करेंगे 7 से, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168, राइट 168 है ना। 7 चौक 28, 2 हासिल का, 7 दूनी 14 और 2 16। तो इसमें 148 आंसर दिया है। तो 148 तो भाई आंसर ना होगा किताब में आपकी, ठीक है ना, 168 होगा, क्योंकि 7 चौक 28 करेंगे तो 2 हासिल का, 7 दूनी 14 और 2 16 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। अब देखो फिर से देखो वही कमाल, वही प्रश्न, बार बार हर साल एक प्रश्न आपका पूछा गया जिसमें गुणनखंड आपसे कराए गए हैं, जिसमें गुणनखंड आपसे कराए गए हैं। तो मेरे प्यारे से महारथियों, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या, समीकरण दे रखी है 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, करें को हल कीजिए। तो 17 में सवाल पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। अब बताओ, मैंने कहा हर बार में एक सवाल पूछा जा रहा है। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखते हैं हमेशा, फिर एक्स वाला लिख देंगे यहाँ पर और फिर संख्या लास्ट में बराबर कितना 0। तो 30 के फैक्टर करो, जिससे घटाने पे कितना बन जाए 13, ठीक है, घटाने पे कितना बन जाए आपका 13 बन जाए, ठीक है। तो 30 के फैक्टर करेंगे तो वैसे देखो, वैसे बहुत सारे बनेंगे, 6 पंजे 30 भी बनेगा, 10 तियाँ 30 भी बनेगा और 15 दूनी 30 भी बनेगा और भी बन सकते हैं कई सारे, 30 से कम 30 भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन देखो, पहले साइन देखो। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, बोले सर 10 और 3 13 हो रहा है, जोड़ने पर भी 13 हो रहा है। लेकिन नहीं, मैंने कहा हमेशा इस संख्या को देखो और इसका साइन देखो। अगर यहाँ माइनस का है तो इसका मतलब घटाने पर बनना चाहिए। ये बात क्लियर है, कहीं जोड़ के चले आओ, बोले 10 और 3 13 करके चले आओ, क्योंकि यहाँ पर प्लस का होता तो 10 और 3 13 करते, तो 6 5 तो 11 बन रहा है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और घटाने पर क्या, 6 में से 5 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा, बचना चाहिए 13। 10 में से 3 घटाओगे बचना चाहिए 7 बच रहा है, बचना चाहिए था 13, नहीं आया। 15 माइनस 2 13 आ रहा है, यानी आ जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 कर लेंगे, एक्स माइनस 30 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुणा कर दोगे अंदर तो ये 2x और माइनस कितना 30 बराबर कितना 0। यहाँ से कॉमन कुछ लेंगे, यहाँ से x बाहर आ सकता है,
तो x प्लस 15 बच जाएगा। 2 बाहर लोगे तो x प्लस 2 15 में कितना 30 बराबर 0। माइनस बाहर लिए तो अंदर प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस अगर बाहर लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है। ये भी सेम और ये भी सेम, तो बाहर ले लेंगे x प्लस 15, अंदर बच जाएगा x और माइनस कितना 2 बराबर किसके 0 के। तो यहाँ से एक x प्लस 15 बराबर 0 कर सकते हो, तो x बराबर माइनस का 15 आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 कर सकते हो, तो x बराबर प्लस का 2 आ जाएगा, और यही हमारे क्या होंगे आंसर हो जाएंगे। है ना आसान सवाल। 2 और माइनस 15 इसके फैक्टर हो जाएंगे। बताओ सबको सवाल समझ में आया, यस और नो। तो मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ा सा सही ढंग से हम लोग मेहनत कर लेते हैं तो आसानी से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आपको लगातार बने रहना है। हर एक सवाल को मैं जितने भी सवाल आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। हो सकता है कि देखिए ये मैंने 3-4 महीने पहले परचेज किया था पढ़ाने के पर्पज़ से। पढ़ाने के पर्पज़ से मतलब मैंने कि कुछ सवाल जो आए हुए हैं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने उस पर्पज़ से ही लिया था। तो हो सकता है जो अभी जल्दी में एक जिन्होंने 10-5 दिन के पहले ख़रीदा हो, अभी रिसेंटली ख़रीदा हो, तो उसमें क्वेश्चंस का सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो उस पर मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 20 की बात करेंगे। 20 क्या है 4x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। देखो फिर से पूछा गया है, ये BTC 17 में पूछा गया, और ये भी हाँ देखो फिर सवाल एक और सवाल पूछा गया था, इसका गुणनखंड कीजिए। ये भी BTC 2017 में पूछा गया था। देखो अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो केवल 1 के गुणनखंड करते, लेकिन 4 है तो पहले 4 की 1 से गुणा होगी। अब 4 के फैक्टर करोगे तो 4 के फैक्टर का मतलब हो गया 4 एकम 4 हो सकता है, 2 दूनी क्या हो सकता है 4 हो सकता है। अब देखो यहाँ किसका साइन है प्लस का साइन है, यानी क्या बनना चाहिए 2 फैक्टर को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए 5। 2 फैक्टर को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए 5। क्या 2 और 2 4 बन रहा है, ये तो बनेगा ही नहीं। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बन रहा है। देखो 4 एकम 4 संख्या के फैक्टर करेंगे 4 एकम 4 बनेगा। 4 और 1 कितना हो रहा है 5 हो जाएगा। तो 4x² प्लस 4 प्लस 1 बाहर x और प्लस 1 बराबर कितना 0, ये बनेगा। तो यहाँ पर 4x² अंदर गुणा करेंगे तो 4x प्लस x प्लस 1 बराबर किसके 0 के। यहाँ से कुछ कॉमन यहाँ से, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर केवल x बचेगा, और प्लस 4x बाहर ले लिए तो अंदर 1 बच जाएगा, और प्लस x प्लस 1 है तो यहाँ से 1 बाहर ले लेंगे। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 ले लेते हैं बाहर, या 1 कॉमन ले लेते हैं। जहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो 1 ले लिया हमने बाहर। तो x प्लस 1 देखो और x प्लस 1 देखो, तो x प्लस 1 पूरा हमने उससे बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा प्लस 1 बराबर किसके 0 के। तो एक तो हमारा यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 बन जाएगा, यानी x बराबर -1 बन जाएगा। दूसरा 4x प्लस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/4 बन जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर हमारे पास निकल के आ गए आसानी से। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया होगा, सबको सवाल समझ में आ गया होगा। अब तो बहुत सारे प्रश्न अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के, भाई फैक्टर्स निकालना हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिसको भी दिक्कत आ रही है तो उन्होंने या तो हमारी क्लासेस सही से देखी नहीं है, या फिर उन्होंने प्रश्नों को सॉल्व करके नहीं देखा है। देखिए जब हम खुद प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि वास्तव में सवाल को कैसे करके हल करना है, कहाँ पर हमें परेशानी हो सकती है। वैसे तो क्या है, अभी तो मैं आपको प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ तो यही प्रश्न आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप खुद सॉल्व कर रहे होते हो तब आपको वास्तविकता की जानकारी होती है कि हाँ भाई कि ये हमने ऐसे करके चीज़ें करनी होती है। तो खुद भी प्रश्नों को सॉल्व करके देखिए। क्लासेस देख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो भी बुक है जहाँ से भी प्रश्न मिलते हैं इस तरह के, उनको सॉल्व करके अवश्य देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है प्रश्न प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
इसमें समीकरण 5x बराबर दे रखा है y, और दूसरी समीकरण है 2x प्लस y बराबर कितना 7, ये है हमारे पास। तो इसमें कह रहे हैं हल करके y का मान ज्ञात कीजिए। हमें हल करना है और y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, चलो एक काम कर लो, पहले y बराबर रख दो यहाँ पर। y बराबर कितना है आपका 5x, तो यहाँ रख दो, ठीक है। तो 2x तो पहले से ही है, y बराबर कितना 5x हमने यहाँ पे रख दिया, बराबर किसके हो गया 7। तो 7x, 5 और 2 कितना 7x बराबर 7। तो x बराबर कितना 7 एकम 7, x बराबर 7 आ गया। x बराबर 7 है, इसमें रख दो, ठीक है। तो 5 गुणे 1 बराबर y, तो y बराबर कितना 5 एकम 5, ये आंसर हो गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। हमने क्या किया, y बराबर 5x यहाँ पे रख दिया y की जगह पे, तो 5x और 2x कितना 7x, x से बराबर कितना 7 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो हमने x बराबर 1 आ गया, इसमें रख दिया x की जगह पे 1, तो 5 एकम 5 बन जाएगा। y बराबर कितना, y इज इक्वल टू कितना 5 बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। और देखो इस तरह के कई सारे प्रश्न पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 23 की तरह, जिसमें हम किसी एक भुजा के परतता घुमाते हैं और जो बेलन बनता है उसका आयतन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है क्या, ये भी आसान सा प्रश्न है। 23 क्या है, 17 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ा आयत की चौड़ाई की परिता। तो ये हमारे पास ऐसे करके है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लो इसको। तो ये 17 सेंटीमीटर लंबा है और 7 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। बात सबको समझ में आ रही है। तो हमने इसके परिता जो है घुमाना है, इसके परिता ऐसे करके घुमाना है, ऐसे करके घुमाना है। तो होगा क्या, आपकी ये वाली ऊंचाई बन जाएगी, ठीक। जैसे मान लो ये है आपका राजन गैस पेपर, ऐसे करके ये 17 है, ये 7 है, ये 17, ये 7 है। तो इसके परिता ऐसे करके घुमाओगे, ऐसे करके घुमाओगे, ऐसे करके घुमाओगे, तो प्यारे साथियों ये ऐसे करके बन जाएगा। देखो जरा, ये ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे करके आकृति बनेगी घुमाने पर, ठीक है। बात क्लियर है, ऐसे बनेगी। तो ये ऊंचाई कहलाएगी आपकी, ये ऊंचाई कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या, जो लंबाई थी वो त्रिज्या। तो r यहाँ पर 17 और h कितना बन जाएगा, बेलन की ऊंचाई बन जाएगी 7, है ना। तो ये त्रिज्या बन जाएगी आपकी। फिर हमसे पूछा है क्या इसका आयतन, तो आयतन बराबर इसका होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। तो पाई का मान कितना 22/7 और r² का मतलब 17 × 17 और h का मतलब यहाँ पर 7। तो 7 से ये 17 होगा यहाँ पर, 17 × 17। देखो r कितना है 17, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 22 गुणे कितना 17 17 289। अच्छा, चाहे तो 22 से गुणा कर लो डायरेक्ट, या फिर इसको 11 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको नहीं, इसको 2 गुणे 11 लिख सकते हैं और गुणे 289। गुणा करना आसान है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, 22 से डायरेक्टली गुणा कर सकते हो। तो 2 गुणे 11 ने 99, 11 × 88 और 9 97। तो 9 हासिल का, 11 दूनी 22 और 9 31। 2 से गुणा कर लेंगे, 2 नेम 18 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 15 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 3 6। ये आंसर होगा। अब इसमें गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल गलत तरीके से सॉल्व किया गया, इसमें उल्टा लिया गया, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो आंसर आपका इतना होगा, घन इकाई या फिर सेंटीमीटर की पावर 3। इसको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक है, मेथड ठीक है। 22 से गुणा करके इतना आना चाहिए, वैसे मैंने ठीक किया है। 11 ने 99, 11 × 88 और 9 आपका 97, 9 हासिल, 11 दूनी 22 और 9 आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। 2 नेम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 6। सही है, फिर भी चेक कर लीजिएगा, वैसे तरीका यही करने का सॉल्व होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 ये तो बहुत आसान सवाल है बच्चों। क्या एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने r बोल दी मान लो, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या पूछी है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो नीचे, क्या होता है पाई r² बराबर 154।
पाई का मान 22/7 होता है और आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो क्योंकि आर तो निकालना है। 22 सत्ते होता है 154, तो आर स्क्वायर बराबर तिरछी गुणा करो 7 गुणे 7 बन जाएगा। तो आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। वर्गमूल निकालोगे कितना, आर स्क्वायर का मतलब उधर जाके वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल दो संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान सवाल पूछा गया था भाई, बहुत आसान सवाल। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बोल सकते हैं जिसमें आपसे परिधि दे सकते हैं, त्रिज्या पूछ सकते हैं या फिर क्षेत्रफल दे के आपसे त्रिज्या पूछी जा सकती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25। ये तो बहुत ही आसान सवाल, एक बहुलक का सवाल भी आता है और कितना आसान सवाल होता है आप सभी जानते हैं। बहुलक में कुछ नहीं करना होता, तो पास होने के लिए तो बहुत आसान तरीके हैं भाई। पास तो आप आसानी से हो सकते हो, बशर्ते थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1 0 5 0 7 0 8 और 9 इसका बहुलक निकालना है। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 0 आया है, तो इसका बहुलक कितना होगा, 0 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 125 और 343 इसका क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। ये आपका BTC 2016 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक, और आसान सवाल है प्यारे बच्चों, आसानी से करोगे। देखो फैक्टर कर लो आप आसानी से, 125 के ऐसे करके फैक्टर कर लेना। ठीक है, 5 से काटोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 5 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे इसको, 125 को लिखोगे 5 गुणे 5 गुणे 5। ऐसे इसको लिखोगे 7 गुणे 7 गुणे 7। आप फैक्टर कर लेना, 3 4 3 के फैक्टर करोगे 7 से ही कैंसिल होगा तो 49 आएगा, फिर 7 से कैंसिल करोगे तो 7 आएगा। और ये क्या है यहाँ पर, ये घनमूल को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, ये घनमूल को बता रहा है। घनमूल का मतलब 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेना। तो 5 एक जैसा है 5 बाहर ले लिया, 7 एक जैसे हैं 7 बाहर ले लिया, 7 पंजे कितना हो गया 35। और ये क्या हो गया इसका आंसर। बताओ आसान सवाल है या नहीं, कितना आसान सवाल है भाई। आसान सवाल पूछे जाते हैं कई सारे, लेकिन हम लोग क्या इतने डरे हुए होते हैं ना मैथ को लेकर, या मन में भ्रांतियां हमने पाल रखी होती हैं कि हम सरल सवाल भी नहीं कर पाते हैं। उन पर भी हमारा फिर है ना, उन पर भी हमारा बस नहीं होता है फिर, क्योंकि हम ऑलरेडी बस से बाहर हो चुके होते हैं पहले से ही। हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उनमें विचार ऐसे भर रखे होते हैं, फिर हमारा मस्तिष्क सोचना ही बंद कर देता है छोटे छोटे सवालों को भी। जबकि छोटे सवाल आसानी से आप कर सकते हो, आसानी से वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, गुणनखंड निकालना, ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए ये भी आसान सवाल है, ये भी आसान सवाल है। कैसे करोगे प्यारे साथियों, जहां भी होल स्क्वायर बन रहा हो, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ भी लगा, स्क्वायर यहाँ भी लगा, इसका मतलब ये क्या बन रहा है। ऐसे कर सकते हैं इसको, कैसे करके, इसको 3/7 लिख सकते हैं, इसको a लिख सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताओ। हमने क्या किया, होल स्क्वायर कर लिया। देखो इसको 3, इसको 7 और a। होल स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a। ऐसे ही इसको लिख लिया 2b का होल स्क्वायर, यानी ये वाला जो पार्ट है ये a कहलाएगा, ये a स्क्वायर कहलाएगा, ये b स्क्वायर कहलाएगा। और प्यारे साथियों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। यानी क्या करोगे, इनको एक बार जोड़ोगे 3/7a प्लस 2b और एक बार घटाओगे। बस यही गुणनखंड हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस इतना ही करना था हमने, इतना ही करना था। बस यहाँ पर a स्क्वायर, ये b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। तो हमने इन दोनों को एक बार जोड़ लिया और एक बार हमने घटा दिया। बात आसान सी है। अगला सवाल और भी आसान है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 और भी ज़्यादा आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। क्लास पसंद आ रही हो तो सभी साथी लाइक करेंगे
सभी साथी लाइक करेंगे। जैसे ही क्लास एंड होगी सबके कमेंट सेक्शन में जाके सबके कमेंट्स आने चाहिए क्लास कैसी लगी। एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठ पूछा गया है, वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। तो प्यारे साथियों, अगर बेलन की आयतन की बात करते हैं तो πr² होता है, ठीक। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। बात समझ में आ रही, आयतन कितना होता है πr²h, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठ। तो 2 पाई का मान कितना, 22/7, आर कितना 5 और h कितना 14, 7 दूनी कितना 14, बहुत सुंदर। 22 दूनी कितना 44, 44 पंजे कितना 220 और 220 पंजे 220 दूनी कितना 440 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर। बात सबको समझ में आ रही, बहुत आसान सवाल है, हर किसी साथी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक शंकु का, एक बेलन का और एक वृत्त का, इनको तो अच्छे से समझ लो। इस पे तो सवाल मिलना 100% श्योर है, 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ। बेलन के आयतन पर या फिर वक्र पृष्ठ पर, ऐसी शंकु के आयतन या शंकु के वक्र पृष्ठ, और दूसरा वृत्त की परिधि या वृत्त का क्षेत्रफल पर आधारित सवाल 100% मिलेगा, जरूर मिलेगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 29। वृत्त का व्यास, ये कोई वृत्त है, वृत्त का व्यास दे रखा है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो क्या त्रिज्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या कैसे निकालेंगे भैया, त्रिज्या बराबर होती है, त्रिज्या बराबर होती है व्यास की आधी यानी कि 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो प्यारे साथियों बहुत आसानी से आप बोल दोगे वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक। 2 क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr², क्या होता है πr²। तो यहाँ पर क्या पूछिए परिधि, तो क्या होगा 2πr। पाई का मान 22/7 और r कितना 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। इकाई का बहुत ध्यान रखना है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या फिर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर होता। बात सबको समझ में आ रही। अच्छा, अगर हम बात करेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर होता मीटर में आपका आंसर होता। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता, क्षेत्रफल में क्या होता, क्षेत्रफल में क्या होता, सेंटीमीटर क्या होता, सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर। क्षेत्रफल में वर्ग लग जाता है, या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं या वर्ग मीटर बोल सकते हैं। फिलहाल जनरली जो आपके इकाई दे रखी होती है सेंटीमीटर में ही दे रखी होती है, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। परिधि सेंटीमीटर में हमेशा आएगी, कोई दिक्कत बात। सेंटीमीटर का मतलब अगर इकाई सेंटीमीटर में है तो, मीटर में इकाई है तो मीटर में आ जाएगी परिधि, ठीक है। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी, बहुत ही सुंदर, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 30 अच्छे से समझना, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो पहले समझ लो समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज चतुर्भुज ऐसा जिसमें चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, साथ ही साथ इनमें जो बीच में जो एंगल बन रहा होता है भुजाओं के बीच में 90 अंश का नहीं बन रहा होता है। तो क्षेत्रफल कैसे बनता, क्षेत्रफल हमेशा विकर्ण से बनता है। तो ये मान लो पहला विकर्ण है D1 और ये मान लो दूसरा विकर्ण है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 गुणे D1 × D2। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है सबको। ऐसा भी हो सकता है, कहेंगे एक समचतुर्भुज है जिसमें दोनों विकर्ण दे सकते हैं, बोले एक विकर्ण इतना है दूसरा विकर्ण इतना है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप सीधे सीधे ये फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा, इससे भी एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। अब मेरे प्यारे साथियों अगर आपको पढ़ने मज़ा आ रहा है ना तो सब लोग जल्दी से लाइक करो, और जो साथी हमारे साथ पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्यारे साथियों अभी ये अंत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है, हमें बहुत आगे तक जाना है। हमें यूपी टेट भी पढ़ना है, सी टेट भी पढ़ना है, और आप जानते हो कि हम लोग यूपी टेट और सी टेट का लगभग 5-6 सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं। हमें पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए
अभी तो ये शुरुआत है, ये तो मैं केवल आपकी हेल्प करना चाहता हूँ डीएलएड वाले सभी साथियों की, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता 4th सेमेस्टर का, लेकिन आपके लिए, आपकी सहायता करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैं केवल टीचिंग एग्ज़ाम्स या यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल या फिर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हम पढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 31 की। क्या है? समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर। समलंब का मतलब जिनमें दो भुजाएं ऐसे करके समांतर होती हैं बच्चों, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं हैं। तो कह रहा है समांतर भुजाएं एक 15 है और एक 8 है। अच्छा, इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको 12 मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है? अगर मैं इसको A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ और इसको मान लो H बोल देता हूँ, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी समांतर भुजाओं यानी समांतर का योगफल, और इनटू होता है हाइट। तो 1/2 समांतर भुजा एक 15 है और एक 8 है और ऊंचाई कितनी है? 12 है। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 15 8 23 हो जाएगा। 23 छक कितना? 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 और एक कितना हो जाएगा? 13। 138 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। 138 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। मीटर में दे रखा है तो सॉरी, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 31 तक ही सभी के सभी प्रश्न पूछे गए थे। प्यारे साथियों, मैं कोशिश की है कि जितने भी सवाल पूछे जा चुके हैं सबके सब डिस्कस करने के लिए, सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बस 2021 के प्रश्न रह गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम डिस्कस करने के बाद एक 2021 का पेपर ही पूरा डिस्कस कर लेंगे, सारे प्रश्न उसमें हो ही जाएंगे। अच्छा, अब यदि आप आगे के प्रश्नों को डिस्कस करवाना चाहते हो तो अपना जो कमेंट सेक्शन है उसमें सभी साथी, 2-4 के कमेंट नहीं चाहिए, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। वैसे क्या है, देखिए इसमें कुछ आगे के जो प्रश्न हैं प्यारे साथियों, कुछ थ्योरी के प्रश्न हैं और कुछ आसान से प्रश्न हैं। फिलहाल अगर आप चाहोगे तो इसमें से जो कुछ प्रश्न हैं जो मुझे सॉल्व कराने चाहिए, 10, 12, 15 प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं, लेकिन दिए गए हैं तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग चाहोगे तो इसमें से जो भी अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, 8-10 प्रश्न मैं उनको डिस्कस करा दूंगा। लेकिन आप सभी कमेंट करके बताइए कि आगे के अतुलनीय प्रश्न जो हैं डिस्कस कराऊं या ना कराऊं। ठीक है, आप सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी क्लास ये भी आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हर एक साथी का मुझे रिस्पांस चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है मैथ या नहीं आ रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपका पहले से कुछ सुधार हुआ है? क्या आपका पहले से जो डर लगता था, क्या डर कम हुआ है? क्या आपका डर दूर हुआ है? क्या आप ये जो सोच अपने मन में बिठा के रखे थे कि मैं मैथ्स नहीं सीख सकता, क्या वो सोच आपकी खत्म हुई है? अब आपको लगने लगा है कि गणित हम सीख सकते हैं? सभी विचार, जो भी आपके मन में विचार हों, कमेंट सेक्शन में हर एक साथी को कमेंट्स में अपना सजेशन देना है, अपनी बात रखनी है। मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी साथी अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। प्यारे साथियों, इसी तरह से हम लगातार आपके साथ कोशिश करते रहेंगे। आपकी जो भी सहायता है अपनी तरफ से करने का प्रयास करते रहेंगे। बस आपसे इस बात की सपोर्ट की हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के पास इस क्लास को पहुंचाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्यारे साथियों जो हमारी मेहनत होती है वो हमारा दिखनी चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हाँ हमने मेहनत करी है। वैसे तो आप सभी साथी जानते हैं बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हम लोगों ने मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करी है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए। यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको सफलता से कोई भी वंचित नहीं कर सकता, सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते दिल से ईमानदारी से आपको मेहनत करनी होगी। सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।